हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम आज के वीडियो में दो लेक्चर्स कवर करने वाले हैं। पहला हम देखेंगे फूड क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इरेडिएटेड फूड्स के बारे में। कौन से फूड्स ऐसे होते हैं जिनको कि इरेडिएटेड फूड्स बोला जाता है। फूड क्रिटिकली डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स, अगर प्रिंसिपल की बात करें, सो सम फूड्स आर क्रिटिकली डिपेंडेंट फॉर देयर प्रिजर्वेशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी during their expected life on the presence in the required amounts of one or more particular specific ingredients, and it is usually at relatively low levels. कुछ फूड्स इस प्रकार के होते हैं जो अपनी सेल्फ लाइफ के लिए अपनी कुछ प्रिजर्वेशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के लिए डिपेंडेंट करते हैं किन्हीं दूसरी चीज़ों पे, किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स पे यूज़ करते हैं, डिपेंड करते हैं, और ये ज़्यादातर लो लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स मदद करते हैं फूड के प्रिजर्वेशन में, फूड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में, और ये कुछ समय के लिए नहीं होते हैं, ये होते हैं पूरी लाइफ जो उनकी है उसमें उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। All product specifications should be validated as a part of the design process. जितने भी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं इनको एज अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस इनको वैलिडेट किया जाना चाहिए बिफोर फुल प्रोडक्शन कमेंसेस। जब तक कि फुल प्रोडक्शन कमेंसेस हों उससे पहले जो भी प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस हैं उनको वैलिडेट किया जाना चाहिए। Revalidation is required if there is a change to product formulation. Revalidation की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर प्रोडक्ट का फार्मूलेशन चेंज करना पड़ा, जैसे कि जो प्रोडक्ट का फार्मूला है, किस चीज़ों को किस अनुपात में मिलाया गया है, इस चीज़ को चेंज करना पड़ा, या फिर इंग्रेडिएंट सप्लायर एंड सो ऑन टू इंश्योर दैट फूड सेफ्टी विल नॉट बी कम्प्रोमाइज्ड। इंग्रेडिएंट्स को अगर चेंज करना पड़ा तो इन सबको कि फूड की सेफ्टी चेंज नहीं होगी, इसके लिए रीवैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये इंश्योर करता है कि जो फूड की सेफ्टी है उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फूड की सेफ्टी एकदम परफेक्ट रहेगी, जो पहले थी वही बाद में रहेगी, उसका फार्मूलेशन चेंज होने से पहले और बाद में, और चाहे उसमें से कोई इंग्रेडिएंट्स कम हो या ज़्यादा हो, उसकी फूड की सेफ्टी और क्वालिटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। Where the preservation or specific properties of product critically depends on the inclusion at a specific level, एक specific level पे inclusion पे depend करती हैं preservation और specific properties of one or more specific gradient। इसमें एक या एक से ज़्यादा specific gradients भी हो सकते हैं। The importance and critical nature thereof should be emphasized. The training of product supervisors, operatives and quality control staff. इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये हो जाता है कि जो प्रोडक्ट का क्रिटिकल नेचर है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, इसके साथ में ही जो उस प्रोसेस को करेंगे, जो उस ऑपरेशन को करेंगे, एज वेल एज जो क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ होता है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी को मेंटेन करने में अपना रोल प्रदान करें। Where discrete batch quantities of any specific ingredient required, अगर जहाँ पे जो बैच क्वांटिटी होती है किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट की अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है, इट मे बी अप्रोप्रिएट फॉर दीज टू बी एक्यूरेटली वेट, तो ज़रूरी हो जाता है कि इनका एक्यूरेट वेट किया जाए, प्रॉपर वेट हो, और अंडर डायरेक्ट सुपरविज़न ऑफ लेबोरेटरी और क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, या फिर इसको जो सुपरविज़न है लेबोरेटरी उसके अंडर किया जाए या फिर क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ के सुपरविज़न के अंडर किया जाए। Where color
और a color ingredient is also part of the product formulation. अगर प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में या तो कलर या कलर इंग्रेडिएंट का यूज़ हो रहा है, so consideration should be given to the feasibility of pre-mixing. जो कंसिडरेशन है, जो मेन ध्यान देना होता है वो ये होता है कि जो प्री मिक्सिंग है, पहले मिक्स करना है या बाद में मिक्स करना है या इंटरमीडिएट लेवल पे ऐड करना है, तो मिक्सिंग पे ध्यान देना होता है. और एडिंग इन द स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट देयर विद, या फिर किसी स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट के साथ में उसको ऐड करना है, इसे ध्यान में रखना होता है. सो दैट द विजुअली ऑब्वियस प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द कलर इन द बैच एक्ट एज अ मार्कर, ताकि जो प्रेजेंस है उसकी वो मार्कर की तरह एक्ट करे फॉर द स्पेसिफिक ग्रेडियंट, ताकि वो जो स्पेशल इंग्रेडिएंट है उसको अलग से ही पहचाना जाए. मार्कर्स का काम ही होता है किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए. Batch manufacturing records should include provision for recording the addition of such substances. जो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि इन सब्सटेंसेस का जिनका एडिशन किया गया है इनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हो, एज वेल एज एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग शुड emphasize to importance of filling these in at the time of making the addition and not filing in a succession of tick and initials at some later convention time. जो ऑपरेटर ट्रेनिंग होती है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सक्सेशन है टिक्स की, उनको सभी को इनिशियल टाइम पे ही कंट्रोल कर लिया जाए ताकि आगे चल के आगे वो कोई बड़ा ही रिस्क ना बना. Generally speaking, the natures of the substances likely to be involved do not lend themselves to continuous or rapid monitoring. जो substances होते हैं उनका जो nature होता है उनको continuous या rapid monitoring के लिए उनके पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए. So that analytical control provides only इंटरमिटेंट स्पॉट चेक, क्योंकि जो एनालिटिकल कंट्रोल होते हैं ये सिर्फ इंटरमिटेंट स्पॉट चेक्स ही प्रोवाइड करते हैं, विच शुड हाउएवर बी कैरीड आउट टू कंफर्म द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन्स ऑन अ रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस. जो प्रोसेसेस हो रही हैं वो सिर्फ वो कि इफ़ेक्टिवनेस जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है कितनी इफ़ेक्टिव है, कितने अच्छे से हो रही है, सारे डिसिप्लिन्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही कैरी की जाती है. नेक्स्ट आता है इरेडिएटेड फूड्स. बात करें अगर प्रिंसिपल्स की, सो फूड इरेडिएशन इज़ द कंट्रोल्ड प्रोसेस. फूड इरेडिएशन एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है. दैट इज़ अ फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ फूड विद अ हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन. इरेडिएशन में होता क्या है, रेडिएशन का यूज़ किया जाता है और ये होता है हाई एनर्जी आयोनाइजिंग रेडिएशन, और इससे फूड का ट्रीटमेंट किया जाता है. द यूज़ ऑफ इरेडिएशन इज़ लिमिटेड इन मेनी कंट्रीज़. बहुत सी कंट्रीज़ में रेडिएशन का यूज़ बहुत लिमिटेड बेस पे होता है, क्योंकि भाई ये तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं. If irradiation is used, it must be an authorized activity in the country where it takes place. अगर irradiation की प्रोसेस की जा रही है तो ये उसी के कंडीशन में हो सकती है जबकि ये एक authorized एक्टिविटी हो. जिस कंट्री में ये हो रही है वहाँ पे प्रॉपर इसका ऑथराइजेशन होना चाहिए, उसके बाद में ही irradiation की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जा सकता है. इरेडिएशन मस्ट प्रेजेंट नो हेल्थ रिस्क. इरेडिएशन इस तरीके से होना चाहिए कि हेल्थ के लिए कोई भी इशू जनरेट ना हो, एंड मस्ट नॉट बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू गुड सैनिटरी कंडीशंस. किसी भी सैनिटरी कंडीशन के लिए इरेडिएशन को एज एन अल्टरनेटिव नहीं यूज़ किया जाना चाहिए इन द फूड सप्लाई चेन, और टू रिप्लेस द एलिमेंट्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस डिफाइंड इन दिस गाइड. या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो इरेडिएशन हो रहा है, इरेडिएशन को किसी भी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से रिप्लेस ही कर दिया.
रिप्लेसमेंट की भी कोई भी यहाँ पे केस नहीं होनी चाहिए। Irradiation may be used to prevent germination and sprouting of vegetables. Irradiation की प्रोसेस का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि जर्मिनेशन को रोकने के लिए, स्प्राउटिंग को रोकने के लिए। जैसे कि आपने चने लिए देखे होंगे, जब आप इनको भिगो देते हैं इनमें अंकुर निकल आते हैं, वो जर्मिनेट होने लगते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसे ना हो कि वो जर्मिनेट होने लगें, या फिर जैसे अनियन है, गार्लिक है, जो लहसुन प्याज पोटैटो आप खाते हैं, इनको नॉर्मल कंडीशन में रखें आप और ये जर्मिनेट होने लगे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हालांकि हर जगह नहीं होता है, नॉर्मल कंडीशन में होता है, जर्मिनेट होते भी हैं, लेकिन इरेडिएशन की प्रोसेस इनके साथ में की जाती है तब ये जर्मिनेट नहीं होते। इसके अलावा टू स्लो डाउन द राइपनिंग, पकने की प्रोसेस जो होती है उसको कम कर देते हैं। एजिंग एंड सेनीसेंस, जो पेड़ पे फल लगा हुआ है उसको कम कर दिया जाता है। कोई भी पत्ती है अल्टीमेटली वो येलो होके फॉल ऑफ हो जाती है, उसको बोलते हैं सेनीसेंस, उस चीज़ को भी रोका जाता है। और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के केस में होता है कि ऐसा ना हो फल जल्दी से पका और आखिर में रिप्लेस हो गया, वहाँ से सेनीसेंस होके नीचे गिर गया, तो इस चीज़ को रोका जाता है, एजिंग को भी रोक लिया जाता है। इसके अलावा रेडिएशन के यूज़ से एंड टू डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक एंड स्पॉइलेज बैक्टीरिया, पैथोजेनिक जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पॉइलेज करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया, मोल्ड, वायरस और इंसेक्ट, इन सबको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इरेडिएशन। And by doing so, prolong the shelf life of food and minimize the likelihood of foodborne illness and food poisoning. ये सारी चीज़ें करके जो फूड प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, उसके जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है, और इसी के साथ में जो फूड से पैदा होने वाली बीमारियां हैं या जो फूड पॉइजनिंग है, इसके भी चांसेस को कम किया जा सकता है। The following types of ionizing radiations are allowed by UK legislation. पहला है गामा रेज फ्रॉम द रेडियोन्यूक्लाइड्स कोबाल्ट 60 और सीजियम 137। अगर गामा रेज का यूज़ किया जा रहा है तो इसके लिए कोबाल्ट 60 का या फिर सीजियम 137 का यूज़ किया जा सकता है। एक्स रे जनरेटेड फ्रॉम मशीन सोर्स at or below an energy level of 5 million इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एक्स रेज का यूज़ किया जा रहा है तो जो उनका एनर्जी लेवल है वो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड फ्रॉम मशीन सोर्स एट और बिलो एन एनर्जी लेवल ऑफ 10 मिली वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन्स का जनरेशन किया जा रहा है तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एनर्जी लेवल 10 मिली वोल्ट से कम ही रखा जाए। The food is passed through a field of ionizing energy। जो फूड है उसको आयोनाइजिंग एनर्जी की फील्ड से पास किया जाता है। एंड द आयोनाइजिंग रेडिएशन पासिस थ्रू द फूड। आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है, जो भी फूड होता है उससे वो पास करता है, जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट लिव्ड फ्री रेडिकल। अब ये करते क्या हैं, बहुत सारे फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। फ्री रेडिकल्स का काम क्या होता है, दीज कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं फूड में ये उसको किल कर सकते हैं। और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सैल्मोनेला, सैल्मोनेला को इनहिबिट किया जा सकता है। एंड इनहिबिट दी प्रोसेसेस, बहुत सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनको कि इस इरेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू आप, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं रेडिएशन के द्वारा, इनके द्वारा स्टॉप किया जा सकता है। The length of the time the food is exposed to the ionizing energy। जितने टाइम तक फूड को आयोनाइजिंग एनर्जी के कांटेक्ट में रखना है, वो टाइम की अगर हम बात करें,
एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सोर्स, कि किस सोर्स से आप आयोनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, डिटरमाइनिंग द इरेडिएशन डोज, ये डिसाइड करता है कि इरेडिएशन डोज कैसा होगा। और मेज़र करने की अगर बात करें, सो इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्रेज। किलोग्रे एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि इरेडिएशन को मेज़र करती है। द फूड रिसीव, जितना फूड आयोनाइजेशन को रिसीव करता है उसको किलोग्रेज में मेज़र कर लिया जाता है। अब आता है फैसिलिटीज़ एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। Irradiation treatment of foods must be carried out in facilities licensed and registered for this purpose by the appropriate authority। जो irradiation treatment होता है foods का, ये licensed facilities के द्वारा होना चाहिए। कोई भी unlicensed, कोई भी unauthorized कंपनी irradiation की प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकती। सिर्फ वही कर सकती है जो कि इस पर्पज़ के लिए रजिस्टर्ड है बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जो अथॉरिटी है उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर लाइसेंस है। तो प्रॉपर लाइसेंसिंग के बाद में ही जिस कंपनी को लाइसेंस मिला है वो ही इसको कर सकती है। और लाइसेंस भी ऐसी कंपनी को मिल रहा है जो कि उस टाइप का फूड बना रही है जिसको इरेडिएशन की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस routine dose measurements are carried out in order to ensure that the dose limits are not exceeded। ये जो प्रोसेस हो रही है इसमें रूटीन डोज का मेज़रमेंट किया जाता है कि कितना डोज दिया जा रहा है। आर कैरीड आउट इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द डोज लिमिट्स आर नॉट एक्सीडेड। इस तरीके से डोज मेज़रमेंट होता है कि जितनी मिनिमम डोज देनी चाहिए उतनी ही डोज पहुँचे, लिमिट्स को एक्सीड ना करे। मेजरमेंट्स शुड बी कैरीड आउट बाय प्लेसिंग डोजीमीटर। एक डोजीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उस डोज को मेज़र करता है कि जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कितना अमाउंट पहुँचा है। एट द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम डोज। और ये जो डोजीमीटर है यही डिसाइड करता है कि मैक्सिमम डोज पहुंचा है या फिर मिनिमम डोज पहुंचा है, और एट अ रेफरेंस पोजीशन, या फिर जो रेफरेंस दिया गया है कि इतना इतना डोज होना चाहिए उस एक रेफरेंस लेवल पर ही डोज है। रूटीन डोज मेजरमेंट्स मस्ट बी कैरीड आउट ऑन ईच बैच। जो बैच हो रहे हैं, जो कि प्रोसेसिंग हो रही है, हर बैच पे रूटीन डोज मेजरमेंट को अप्लाई किया जाना चाहिए। एंड एट रेगुलर इंटरवल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पे ये रूटीन डोज का मेजरमेंट किया जाना चाहिए। इन केसेस वेयर फ्लोइंग नॉन पैकेज्ड गुड्स आर इरेडिएटेड। जहाँ पे फ्लोइंग की प्रोसेस होती है वहाँ पे जो नॉन पैकेज्ड गुड्स होते हैं उनको भी इरेडिएट किया जा सकता है। एंड द लोकेशन ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम डोजेस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मिनिमम डोज कहाँ पे जाएगी, मैक्सिमम डोज कहाँ पे जाएगी, इनकी लोकेशंस को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। A person seeking a license to irradiated food should give the following details। जो पर्सन है जिसको कि लाइसेंस चाहिए कि उसको इरेडिएशन की प्रोसेस करनी है अपनी कंपनी में और इरेडिएटेड फूड बनाने हैं, तो उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है और उस एप्लीकेशन में उसको डिटेल्स देनी होती हैं। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि जिसने एप्लीकेशन दिया है उसका नेम क्या है, एप्लीकेंट का एड्रेस क्या है, द एड्रेस ऑफ द फैसिलिटी एट विच द एप्लीकेंट प्रपोज टू इरेडिएट फूड। जिस जगह पे फूड इरेडिएशन की प्रोसेस करनी है उस जगह का एड्रेस क्या है, एंड details of any license or registration under any other legislation that enables the applicant to use ionizing radiation at the
अगर कोई भी लाइसेंस ऑलरेडी मिल रखा है या कोई रजिस्ट्रेशन हो रखा है किसी भी लेजिस्लेशन के अंदर, तो उसकी भी डिटेल होनी चाहिए कि किसी ने ऑलरेडी अगर उसको दे के रखा है फैसिलिटी इन सर्कमस्टेंसेस वेयर बट फॉर द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दैट यूज वुड बी अनलॉफुल। इसके अलावा अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच फूड, जो फूड इरेडिएट करने हैं उन सभी का डिस्क्रिप्शन देना होता है। दैट द एप्लीकेंट पर्पस टू इरेडिएट, जो इरेडिएट करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरर है जिसने अप्लाई किया है, तो किस फूड को इरेडिएट करेगा इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है, विच इज़ सफिशिएंट टू शो दैट इट फॉल्स विद इन अ परमिटेड कैटेगरी ऑफ फूड। और जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसे पता लगे कि जिस फूड को इरेडिएट किया जा रहा है वो उस कैटेगरी में आता है कि उसको इरेडिएशन की ज़रूरत है। इन रिस्पेक्ट टू ईच फूड डिस्क्राइब्ड पर्सेंट टू सब पैराग्राफ, सारे जो भी फूड हैं उनकी पूरी ही डिटेल होनी चाहिए, पूरा डिस्क्रिप्शन उनका दिया जाना चाहिए जो भी उस कंपनी उस प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इरेडिएटेड किए जाने हैं। फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी। Food intended for irradiation should be a similar microbiological quality. जिन फूड्स का इरेडिएशन होना है उनमें सिमिलर माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी होनी चाहिए। किसके सिमिलर? टू दैट बीइंग प्रोसेस्ड बाय अदर मीन्स, जिनको किसी और तरीके से भी प्रोसेस किया जा रहा है उनके जैसी उनकी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। For those foods irradiated to eliminate or reduce pathogenic organism in the food, जिन फूड्स का इरेडिएशन किया जाना है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को रिड्यूस करने के लिए, सो द डिटेल्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग आर रिक्वायर्ड, और जिनके लिए माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है उन सारे ही फूड्स को एलिमिनेट करने के लिए पैथोजेंस को उसका इरेडिएशन किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन रिफरिंग टू माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटी को रिफ़र करते हैं उनके बारे में बताते हैं। शुड अकम्पनी द फूड कंसाइनमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द इरेडिएशन प्लांट, वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स को जो भी चीज़ें हैं उनको अप्लाई किया जाना चाहिए। जब से फूड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई है, फूड मैन्युफैक्चर हुआ है, बनाया गया है, और उसके बाद जब उसको इरेडिएशन प्लांट में ले जाया गया है, तब तक की जो भी माइक्रोबायोलॉजिकल क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ का मेंटेन होना ज़रूरी होता है कि वो अपने प्रॉपर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गेन करके रखे और फूड सेफ रहे। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसेस। Irradiation should only be applied to food manufactured in accordance with good manufacturing practice. Irradiation की प्रोसेस सिर्फ उन्हीं फूड्स पे अप्लाई की जाती है जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग बने हैं, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रूल हैं उन सारे रूल्स को फॉलो किया गया है जिस फूड में, उसमें ही इरेडिएशन को अप्लाई किया जा सकता है। एंड विद अ डिमॉन्स्ट्रेबल नीड फॉर द पर्टिकुलर यूज़ ऑफ द प्रोसेस, कि उस प्रोसेस का यूज़ क्या है, इरेडिएशन क्यों यूज़ किया जा रहा है, उसका प्रॉपर नीड वहाँ पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फूड हाइजीन और अदर टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कोई इरेडिएशन कर रहा हो, उसमें फूड का हाइजीन भी होना चाहिए और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होने चाहिए। री-इरेडिएशन। फूड मस्ट नॉट बी री-इरेडिएटेड। अगर एक फूड का इरेडिएशन हो चुका है तो उसका री-इरेडिएशन बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। हाउएवर द फुल डोज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल पर्पस मे बी गिवन इन सीक्वेंशियल फ्रैक्शनेटेड डोजेज। अगर ज़रूरत हो तो फुल डोज दी जा सकती है, अगर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजिकल पर्पस हो तो उसके लिए सीक्वेंशियल फ्रैक्शनेटेड डोजेस के फॉर्म में। नेक्स्ट है इम्पोर्ट।
Imports of irradiated foods into the UK are permitted only from countries that have been approved by the licensing authority. जो irradiated foods का import होता है वो जो अथॉराइज्ड कंट्रीज़ हैं जिनको परमिशन दी गई है और जिनको अप्रूव किया गया है कि उनके पास प्रॉपर लाइसेंस और प्रॉपर वो अच्छे से वर्क कर रही हैं, तो सिर्फ वहीं से इरेडिएटेड फूड्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। लिस्ट ऑफ इरेडिएशन प्लांट्स अप्रूव्ड टू सप्लाई स्पेसिफिक इरेडिएटेड फूड, जो लिस्ट होती है इरेडिएशन प्लांट्स की, अप्रूव्ड टू स्पेसिफिक इरेडिएटेड फूड एंड लिस्ट ऑफ कंट्रीज अप्रूव्ड टू एक्सपोर्ट स्पेसिफिक इरेडिएटेड फूड शुड बी कंसल्टेड। किसी भी जगह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से पहले जो लिस्ट है कहाँ से इंपोर्ट किया जा सकता है और कहाँ एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इन सारी ही लिस्ट को पहले कंसल्ट किया जाना चाहिए और उसके बाद में ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की प्रोसेस को किया जा सकता है। एक्सपोर्ट where the importing country's statutory requirements differ from the exporting country's standard। अगर कुछ ऐसा केस होता है कि जिस कंट्री में फूड आ रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अलग हैं उस कंट्री से जो कि फूड को एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टिंग कंट्री के स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं कर रही हैं, तो ऐसे केसेस में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सप्लायर, ये सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू डिटरमाइन दैट देयर इरेडिएटेड रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट विल कंप्लाई विद दिस, कि अगर वो चीज़ों को सप्लाई कर रहा है तो वो ये इंश्योर करे, ये डिटरमाइन करे कि उसके द्वारा जो फूड है उसका जो इरेडिएटेड रॉ मटेरियल है या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो जिस कंट्री में इंपोर्ट किया जा रहा है, जहाँ पे भेजा जा रहा है, वहाँ की चीज़ों से मैच करेगा, कंप्लाई करेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं ITLS एकेडमी की वेबसाइट को, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से डायरेक्टली लिंक पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि अगर कोई भी वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ताकि आप इजीली ITLS एकेडमी को एक्सेस कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and also subscribe to our YouTube channel. If you have any doubt, if you have any query, then you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you for watching this session.